समझा था। और इस वीडियो में भी हम लोग कंपनियों के प्रकार को ही समझेंगे, क्योंकि जो कंपनियों का प्रकार है वो इतना विस्तृत है कि उसको समझने के लिए मुझे 2 या 3 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो ये है मेरा वीडियो पार्ट 2, कंपनियों का प्रकार पार्ट 2। और इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे कंपनियों के प्रकार। पिछले जो पहला वीडियो था मेरा कंपनियों के प्रकार में, उसमें मैंने बताया था कि कंपनियों का जो प्रकार होता है, जो वर्गीकरण, उसको कई टाइप्स में मैंने बांटा था। उसमें सेकंड टाइप थी दायित्व या लायबिलिटी के आधार पर। तो लायबिलिटी के आधार पर कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। पहली कंपनी होती है असीमित कंपनियां, जिसको अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं, और दूसरी कंपनी होती है सीमित कंपनी, जिसको हम लोग लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग दोनों प्रकार की इन कंपनियों के बारे में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा मैसेज, अगर ये वीडियोस आपको समझ में आ रहे हो, आपको अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर बहुत अच्छे लगते हो इसको लाइक करिए, कमेंट्स के माध्यम से अपने सवालों को पूछिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियो आपको देखते रहने चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को दबा लीजिए, जिससे कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनियों के प्रकार के बारे में। आपको मैंने पहले ही बताया 2 प्रकार की कंपनियां होती हैं। लायबिलिटी के आधार पर जब कंपनियों का वर्गीकरण करते हैं तो 2 प्रकार की कंपनियां होती हैं, पहली अनलिमिटेड कंपनी, दूसरी लिमिटेड कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनलिमिटेड कंपनियां होती क्या हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब हो गया असीमित कंपनी। और असीमित कंपनी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें असीमित टाइप का कुछ हो। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या है ये। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 92 मतलब 92 के अनुसार असीमित कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है। मतलब कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो अनलिमिटेड है, मतलब असीमित कंपनी है, अब उसमें जो सदस्य होंगे उनके जो लायबिलिटीज़ होंगे, उनके दायित्व होंगे, वो असीमित होंगे। यहाँ पे लायबिलिटीज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम लोग किसी दुकान पे जा कर के कोई सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले हम लोग दुकानदार से क्या मांगते हैं, वो सामान मांगते हैं। दुकानदार ला के हमको वो सामान देता है। तो जैसे ही दुकानदार ने हमको वो सामान दिया, उसके एवज में जो पैसे बनते हैं उसकी लायबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, उसका दायित्व हमारा हो जाता है कि उस ग्राहक को उतना अमाउंट मिले। जैसे मान लिया हम लोगों ने कोई टूथपेस्ट खरीदा जिसकी वैल्यू है 10 रुपये। अब हमारी लायबिलिटी हो गई कि 10 रुपये दुकानदार को मिलने चाहिए। तो ऐसे ही अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी या सीमित कंपनी है, तो अगर वो कंपनी बाइंड अप होती है, बंद होने की स्थिति उस कंपनी की आती है, तो उसके जो सदस्य होते हैं उनकी लायबिलिटी, पूरी उनकी लायबिलिटी उनके सदस्यों के ऊपर आएगी। अगर सही से समझने का प्रयास करें तो असीमित कंपनियों के सदस्यों की व्यक्तिगत जो पूंजी होती है या व्यक्तिगत जो संपत्ति होती है वो भी बिक जाती है बाइंड अप की दशा में। जब कंपनी बंद हो जाती है, ऐसी दशा में कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं वो उनके सदस्यों की लायबिलिटीज़ हो जाती हैं। उसको पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है, और उसको पूरा करने के लिए उनको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है। कोई जरूरी नहीं कि इस प्रकार की कंपनी अंश पूंजी रखे, अंश पूंजी शेयर कैपिटल रखे। शेयर कैपिटल कोई जरूरी नहीं रखती है। हाँ, अगर वो चाहे तो रख सकती है, अगर चाहे तो नहीं रखती है। हाँ, लेकिन अगर वो रखती है तो वो बिना किसी रोक टोक या अनुमोदन के भी अंश पूंजी को बढ़ा या घटा सकती है। अगर कोई कंपनी चाहे तो बिना किसी अनुमोदन के अंश पूंजी या शेयर कैपिटल को बढ़ा या घटा सकती है। ऐसी कंपनी अपना अंश स्वयं क्रय कर सकती हैं। ऐसी कंपनियां जो होती हैं अपना अंश स्वयं क्रय कर सकती हैं। आई होप अनलिमिटेड कंपनी आपको समझ में आ गई होगी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि लिमिटेड कंपनी क्या होती है। अनलिमिटेड कंपनी समझ लिया हम लोगों ने, अब हम समझते हैं कि लिमिटेड कंपनी क्या होती है। तो उसका जस्ट उलट, उसमें क्या था कि जो उसके सदस्य थे उनकी जो लायबिलिटीज़ थी, उनके जो दायित्व थे वो असीमित थे। इसमें क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। सीमित कंपनी से ऐसी कंपनी प्रेरित है जिसके सदस्यों के दायित्व की सीमा सीमित होती है। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जिस कंपनी के
जिस कंपनी के सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं वह कंपनी सीमित कंपनी की श्रेणी में आती है। अब सदस्यों के दायित्व को समझने के लिए हम सीमित कंपनी के दो अन्य प्रकार को समझते हैं। नंबर पहला है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, लिमिटेड बाय द गारंटी एंड लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिमिटेड बाय द गारंटी। लिमिटेड बाय द गारंटी, लिमिटेड बाय द गारंटी को हम लोग समझते हैं तो कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की जो धारा है 2, उसकी उपधारा है 21 में लिमिटेड बाय द गारंटी को परिभाषित किया गया है। आइए हम लोग समझते हैं। गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों से ऐसी कंपनियां विपरीत है जिसके सदस्यों का दायित्व ज्ञापन द्वारा ऐसी धनराशि तक सीमित है जिसे सदस्य क्रमशः अपने समापन की दशा में कंपनी के अस्तित्व के अभिदान करने का वचन दें। दोस्तों थोड़ा सा ये जो परिभाषा है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये परिभाषा ऐसी है कि जो सदस्य होते हैं वो गारंटी देते हैं, जो सदस्य होते हैं वो गारंटी देते हैं कि मान लिया कंपनी बाइंड अप होती है, कंपनी बंद होने की दशा में आती है, सदस्य गारंटी देते हैं एक निश्चित सीमा तक के अमाउंट का। कुछ भी अमाउंट उन्होंने बोला कि मैं इतने अमाउंट की गारंटी लेता हूँ। अब जितने अमाउंट की वो गारंटी लेते हैं उतने अमाउंट की गारंटी अगर वो लेते हैं उतना अमाउंट उनको पेड करना पड़ेगा। कब? जब कंपनी बाइंड अप की स्थिति में जाती है। ओके। और थोड़ा समझने के लिए एक उदाहरण हम लोग समझते हैं। उदाहरण का मतलब हो गया कि यदि ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों ने मिल करके एक कंपनी बनाई, किसी कारणवश वो कंपनी बाइंड अप में जाती है, बंद होने लगती है, तो जो सभी सदस्य हैं, ए हो, बी हो और सी हो, उनका दायित्व होता है कि उन्होंने कंपनी बनाते वक्त जितने भी कैपिटल्स लगाए थे अपने, उसमें उन्होंने जितने भी कंपनी बाइंड अप की स्थिति में कंपनी की जो लायबिलिटी थी उसको जितना पूंजी देने के लिए बोला था कि मान लिया कंपनी बाइंड अप करती है तो कंपनी के जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उसमें इतना रुपया या इतना मैं अमाउंट या इतना जो है अपनी कुछ जो भी कैपिटल्स हैं उसको मैं देने के लिए गारंटी देता हूँ, तो उतना उनको देना पड़ेगा, उतने की गारंटी उनको देनी पड़ेगी। ओके। लिमिटेड बाय द गारंटी के बाद हम लोग आते हैं फिर लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब हो गया कि पहले केसेस में इन्होंने क्या किया कि गारंटी दे दी कि हम लोग इतना अमाउंट देंगे, लेकिन शेयर कैपिटल थोड़ा सा अलग है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 22 में शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल को परिभाषित किया गया है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी से ऐसी कंपनी विपरीत है जिसके सदस्यों का दायित्व ज्ञापन द्वारा ऐसी धनराशि तक यदि कोई हो परिसीमित है जो उनके द्वारा धारित अंशों पर अंशदत्त है। परिभाषा है, कठिन तो होगी ही, इसको हम लोग थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। आसान करने की स्थिति में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी जो होती है उसमें जो उसके जो सदस्य होते हैं उनकी लायबिलिटी मात्र उतनी होती है जितना उनके पास शेयर होता है। उन्होंने जितने शेयर लिया हुआ है उतनी ही लायबिलिटी उनकी है। अगर कंपनी बाइंड अप होती है तो उनके जो शेयर हैं उतना ही रुपया, उतना ही पैसा उनको देना है, उससे ज़्यादा एक भी रुपया नहीं देना उनको। समझ में आ गया होगा आपको। अर्थात इसमें सदस्यों का दायित्व तो अपने द्वारा जारी अंशों तक ही होता है। जितनी धनराशि का अंश होता है उतनी धनराशि का दायित्व होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देना आपको, बिल्कुल आप फ्री हैं। इस प्रकार की कंपनियों को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। मतलब कि जो कंपनी होती है लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल, अंशों द्वारा सीमित कंपनी होती है, उसको हम लोग 2 प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहली कंपनी है उसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं और दूसरी है जिसको हम लोग पब्लिक कंपनी बोलते हैं। आप सारे लोग प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों को जानते हैं। उसको हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन करके समझ लेते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला आज की क्लास में आपको। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, अब प्राइवेट कंपनी को समझते हैं हम लोग। प्राइवेट कंपनी समझने के लिए हम लोग जान लेते हैं कि कंपनी अधिनियम की जो धारा है 2, उसकी उपधारा 68 में
प्राइवेट कंपनी को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी के सदस्य अपने अंशों का अंतरण किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें जो अंश होंगे कंपनी के सदस्यों के, वो किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकते। वो अंश उनको अपने पास ही रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 हो सकती है, वो प्राइवेट कंपनी के श्रेणी में आती है। प्राइवेट कंपनी के लिए ये एक पॉइंट है या बाउंड है कि भैया अगर प्राइवेट कंपनी बन रही है तो उसमें जो सदस्य होंगे वो कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 200 होंगे। 200 से ज़्यादा सदस्य होंगे तो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। 200 से ज़्यादा सदस्य होंगे तो कंपनी प्राइवेट नहीं होगी। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग विशेष समझते हैं कि ये 200 सदस्यों का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। यहाँ 200 सदस्यों से में किसी भी भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी की गिनती नहीं होगी। अगर कोई इस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कोई भी एम्प्लाई हो, चाहे वो करंट एम्प्लाई हो या फिर कोई पास्ट एम्प्लाई हो या कोई फ्यूचर का एम्प्लाई भी हो, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट लेता है प्राइवेट कंपनी की तो वो उसके सदस्य नहीं होंगे, वो सदस्यों में उसकी उनकी गिनती नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसे दो सदस्य जो किसी अंश को संयुक्त रूप से धारण करते हो। मान लिया कोई सदस्य ऐसे हैं 2 जिन्होंने कोई एक ही शेयर खरीदा है, शेयर है उनके पास, तो एक शेयर है, 2 लोग हैं तो वहां पे गिनती एक ही होगी, वो माना जाएगा कि वो 2 नहीं होंगे, वो एक ही होंगे। ऐसी चीजें उसमें मानी जाएंगी। तो प्राइवेट कंपनी कौन सी थी, मैंने आपको बताया। प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसमें जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, वो अपने अंशों का अंतरण बाहर किसी बाहरी लोग को, व्यक्ति को नहीं कर सकते। अपनी कंपनी के ही सदस्यों को आप अंतरण कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम दो सदस्य हो सकते हैं। 2 सदस्य के बारे में मैंने आपको बताया, कैसे उनकी गिनती होती है, क्या होता है। एक जरूरी बात है कि पहले प्राइवेट कंपनी बनाने हेतु 1 लाख रुपए की समादत्त पूंजी का मतलब होता है पेड अप कैपिटल की आवश्यकता पड़ती थी, परंतु कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 में इसको खत्म कर दिया गया। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 आया तो उन्होंने क्या किया कि सबसे जरूरी बात कि भैया अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते तो आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए था, जिसको कि कंपनी संशोधन, जो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट आया 2015, उसमें उसको खत्म कर दिया गया। अब भैया आपके पास पेड अप कैपिटल वाली कोई सीमा नहीं है, कितना भी पेड अप कैपिटल लगा के आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि प्राइवेट कंपनी के बाद फिर पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, पब्लिक कंपनी के लिए भाई पब्लिक कंपनी की जो परिभाषा है, पब्लिक कंपनी को जो डिफाइन किया गया है, वो कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 71 में उसको डिफाइन किया गया है। क्या होती है पब्लिक कंपनी, कैसी होती है पब्लिक कंपनी, उसको समझने के लिए जो प्राइवेट कंपनी ना हो। भाई प्राइवेट कंपनी के जितने भी गुण हैं वो किसी पब्लिक कंपनी में नहीं हो सकते। तो अगर किसी कंपनी में प्राइवेट कंपनी के गुण आते हैं तो प्राइवेट कंपनी होगी, अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जिसमें अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा ना हो। प्राइवेट कंपनी में क्या था, अधिकतम 2 सदस्य चाहिए थे, इसमें कितने भी सदस्य हों कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें न्यूनतम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। प्राइवेट कंपनी में 2 सदस्य, इसमें कितने, 7 सदस्य। जो कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में क्या था, सदस्य अपने अंश का अंतरण नहीं कर सकते थे। यहाँ पे अंतरण करने के लिए जनता को बुलाया जा सकता है। पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक इसका अंश खरीद सकती है। ओके, पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखना आवश्यक होता है। कोई भी कंपनी है अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के आगे लिमिटेड लिखा होना जरूरी है। ओके, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि एक पब्लिक कंपनी में होने आवश्यक होते हैं। हाँ, अगर आप पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो पहले पब्लिक कंपनी बनाने हेतु 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल की जरूरत होती थी, लेकिन वही कंपनी संशोधन अधिनियम जो आया 2015, उसमें क्या किया गया कि ये चीज़ खत्म कर दी गई।
तो कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 में जो पेड अप कैपिटल वाला सिस्टम था, वो चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, दोनों प्रकार की कंपनियों के लिए उसको खत्म कर दिया गया। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि लाइबिलिटी के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो नॉर्मली लाइबिलिटी के आधार पर कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा। इसी के साथ आप सारे लोगों का दिन बहुत शुभ हो और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ये वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन होता है उसको दबाइए, जिससे कि हमारे कोई वीडियोज़ आएँ आप उसको समय से देख सकें।